हेलो एवरीबॉडी। ये हमारी लैंड लॉ की अगली क्लास है। अभी तक जो है हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसमें हमने जनरल प्रोविजंस, ठीक है, उसके बाद कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स, उनके पावर्स, है ना, वो सब हमने पढ़ा है। पूरा उसका जो स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से पूरा बोर्ड जो है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ होती हैं, कौन कौन से अथॉरिटीज़ जो हैं जो वो रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए या सेटलमेंट करने के लिए, है ना, लैंड सेटलमेंट के लिए या लैंड रिकॉर्ड्स को रखने के लिए कौन कौन से अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास क्या क्या पावर्स हैं, ना, सबऑर्डिनेशन क्या है, ये सब हमने अभी तक किया है। इसके बाद जो आपके सिलेबस में जो कोर्ट का प्रोसीजर है, रेवेन्यू कोर्ट्स का जो प्रोसीजर है और रेवेन्यू ऑफिसर्स का जो प्रोसीजर है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद जो आपके सिलेबस में है वो चैप्टर 5 है, अपील, रेफरेंस, रिवीजन एंड रिव्यू, ठीक है। जो आगे जो हम आते हैं, जो सेक्शन 74 से सेक्शन 87 तक जाता है, ठीक है। 74 टू 87 हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 5 में हम, क्योंकि इसमें 4 टॉपिक हैं, अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन और रिव्यू, 4 चीज़ें हैं। तो हम अपील से शुरू करेंगे। इसमें पहले प्रोविजंस जो आते हैं वो अपील के आते हैं, ठीक है। सेक्शन 74 जो इसका पहला सेक्शन है वो क्लियरली कहता है कि रेवेन्यू इस कोई भी अपील जो रेवेन्यू कोर्ट या ऑफिसर ने जो भी डिसीजन दिया है उसकी अपील स्ट्रिक्टली इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी, एल्स नहीं होगी, ठीक है। No appeal shall lie from any order passed by any revenue court or officer except as provided in this act। जैसे इस एक्ट में प्रोवाइड कराया है उसी वे में अपील होगी, एल्स नहीं होगी, ठीक है। ये एक अपील का प्रोविज़न है। तो सब अब यहाँ पे सेक्शन 75 बात करता है फर्स्ट अपील की, ठीक है। फर्स्ट अपील की अब यहाँ पे बात हो रही है कि फर्स्ट अपील का मीनिंग क्या है। आपने सीपीसी भी पढ़ा है, सीआरपीसी भी पढ़ा है। फर्स्ट अपील का मीनिंग होता है एक बार अपील हो चुकी है, एक बार कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और उस डिसीजन के बाद अपील की गई है, ये फर्स्ट अपील है, ठीक है। तो फर्स्ट अपील का मीनिंग क्या होगा। तो इसमें फर्स्ट अपील किस तरीके से है, कैसे कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट अपील कहाँ लाई होगी। तो इसमें बहुत सारे हमने पढ़ी हैं, अथॉरिटीज़ बहुत सारी हैं, तो उनके डिसीजन आएंगे तो उनके अपील भी कई सारी होंगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कहता है अगर तहसीलदार का कोई डिसीजन होता है, तहसीलदार का कोई डिसीजन होता है तो उसकी अपील जाती है कलेक्टर के पास, ठीक है। अपील में तहसीलदार, ये हम एक नोटबुक में आप इसे नोट डाउन करें, ठीक है। अब फर्स्ट अपील टॉपिक करके उसमें फर्स्ट लिखें तहसीलदार, और तहसीलदार की अपील जाती है कलेक्टर को, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ रेवेन्यू के मैटर्स में, नॉट कनेक्टेड विद सेटलमेंट और लैंड रिकॉर्ड, सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड के मैटर की अपील कलेक्टर को नहीं जाती है, ठीक है। क्यों, आगे भी आएगा, लेकिन यहीं भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि जो सेटलमेंट का जो अपील है वो सेटलमेंट ऑफिसर के पास जाएगी और लैंड रिकॉर्ड की जो अपील है वो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के पास जाएगी, ठीक है। ये क्लियर है। फिर आते हैं अगर कोई ऑर्डर असिस्टेंट कलेक्टर या एसडीओ, ठीक है, या कलेक्टर ने दिया है, इनका कोई डिसीजन है, उसकी अपील जाएगी रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी। ये अपन ने पढ़ा था अलग से, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी इसमें जाएगी। लेकिन सेटलमेंट के मैटर्स यहाँ पे भी इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। सेटलमेंट के मैटर्स नहीं जाएंगे रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी में, ठीक है। सिर्फ कौन कौन से मैटर जाएंगे, रेवेन्यू के मैटर जाएंगे। इसके बाद आता है
रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर मैंने वही बताया, ठीक है। सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं सेटलमेंट ऑफिसर के? तहसीलदार होता है, ठीक है, नायब तहसीलदार होता है, असिस्टेंट तहसीलदार होता है, ठीक है। तो सेटलमेंट के मैटर्स में अपील्स जाएगी सेटलमेंट ऑफिसर को, मैंने आपको वो ए पॉइंट के साथ बताया था। और लैंड रिकॉर्ड के मैटर्स में डी पॉइंट में कहता है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की किसके रिव्यू होने जाएगी? लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड टू द लैंड और रिकॉर्ड ऑफिसर फ्रॉम एन ओरिजिनल ऑर्डर पास बाय रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर सबऑर्डिनेट, ठीक है। जो उसके सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट है या ऑफिसर है, उसका ऑफिसर तहसीलदार और वो सब होते हैं, है ना। इसके बाद अगर जो डिसीजन है वो सेटलमेंट ऑफिसर या कलेक्टर ने दिया है, सेटलमेंट ऑफिसर या कलेक्टर का कोई डिसीजन है तो उसकी अपील जाती है सेटलमेंट ऑफिसर या कलेक्टर का कोई डिसीजन है तो उसकी अपील जाती है सेटलमेंट कमिश्नर के पास, ठीक है। ये फर्स्ट अपील जा रही है, ठीक है। इसके बाद सेटलमेंट के मैटर में जाएगी डेफिनेटली अगर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ने कोई डिसीजन दिया है तो उसकी जाएगी डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के पास अपील। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद अगर कमिश्नर जो डिविजनल कमिश्नर है या एडिशनल कमिश्नर है या रेवेन्यू एपीलेट अथॉरिटी है, ठीक है, रेवेन्यू एपीलेट अथॉरिटी या सेटलमेंट कमिश्नर इन्होंने कोई डिसीजन दिया है तो उसकी जाएगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, ठीक है। अब ये थोड़ा सा समझने की बात इसमें सिर्फ इतनी सी है कि कैसे याद रखें किसकी अपील फर्स्ट अपील कहाँ जा रही है, ठीक है। तो बहुत आसान है, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड के मैटर्स में अगर रेवेन्यू कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट का का डिसीजन है तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को जाएगी। सेटलमेंट के मैटर में रेवेन्यू कोर्ट या सबऑर्डिनेट ऑफिसर का डिसीजन है तो सेटलमेंट ऑफिसर को जाएगी, ठीक है। ये तो चीज़ें बहुत आसान है, इन्हीं को फर्दर लेके चलें। अगर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर का डिसीजन है तो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड के पास अपील जाएगी। अगर सेटलमेंट ऑफिसर का डिसीजन है तो सेटलमेंट कमिश्नर के पास जाएगी, ठीक है। ये पूरी हायरार्की के साथ ही चल रहा है, ऊपर जाता जा रहा है। ये इसी के साथ हमने अभी बोला इसके 4 पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। तहसीलदार का डिसीजन है कलेक्टर के पास जाएगा, ठीक है, अनलेस इट इज़ मैटर ऑफ सेटलमेंट और लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर लैंड रिकॉर्ड सेटलमेंट का मैटर नहीं है तो कलेक्टर के पास जाएगी। कलेक्टर का या एसडीओ का या फिर सब डिविजनल ऑफिसर का या असिस्टेंट कलेक्टर का डिसीजन है तो रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगी, ठीक है। अब इनका रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी या कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर या सेटलमेंट कमिश्नर का डिसीजन है तो उसका अपील जाएगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक तरीका है, कुछ नहीं है। आप इसको एक सिंपल एक स्टडी करेंगे ये सब माइंड में आ जाएगा, इससे कोई वो टिपिकल बात नहीं है। और इसको चार्ट वाइज याद करना ज़्यादा इजी है, एक प्रॉपर एरो लगा के आप उसको करें तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। एक फर्स्ट अपील हेडिंग लिख के एक पेज पे इधर लिख दें डिसीजन बाय, तो जो डिसीजन दे रहा है उस कोर्ट के नाम इधर लिख लीजिए, अपील टू करके जो दूसरी जो जिसको अपील जा रही है उधर रख लीजिए, तो और फिर एरो लगाते जाइए तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए उसको रिमेंबर करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी बोर्ड होता या हम क्लास में होते तो मैं शायद इसे लिख के बता देता, लेकिन हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आगे अगर हमको मौका मिलेगा तो हम उसको बोर्ड पे भी करके देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट अपील है। फर्स्ट अपील में कोई टिपिकल ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सब वही जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं वही ऑफिसर्स इसमें बार बार आ रहे हैं, ठीक है। अपील हमको पता ही है बड़े ऑफिसर के पास जाती है
तो बस इतना ध्यान रखना है कि बड़े ऑफिसर के पास पहुंचना है हमको, ठीक है ना, इन रिलेशन होना चाहिए। सेटलमेंट का मैटर है, सेटलमेंट ऑफिसर के पास जाएगी। लैंड रिकॉर्ड का मैटर है, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के पास जाएगी, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ने डिसीजन दिया तो लैंड रिकॉर्ड डायरेक्टर के पास जाएगी। सेटलमेंट ऑफिसर ने डिसीजन दिया तो सेटलमेंट कमिश्नर के पास जाएगी। तो इस तरीके से चलना है हमको। इसके बाद आते हैं हम सेकंड अपील। सेकंड अपील का मीनिंग आप समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट अपील होगी, फर्स्ट अपील का डिसीजन आ गया, अब उस डिसीजन का एक फर्दर अपील लेके जा रहे हैं, ठीक है। उससे भी बड़ी अथॉरिटी के पास हम अपील लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर कलेक्टर ने, इसमें भी वही मेथड यूज़ करना है, इधर डिसीजन बाय और अपील टू, ठीक है। तो अब इधर आ रहा है कि अगर कलेक्टर ने डिसीजन दिया है और वो कलेक्टर ने डिसाइड किया है, लेकिन वो सेटलमेंट या लैंड रिकॉर्ड का मैटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो कलेक्टर की अपील जाएगी रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी को, ठीक है, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी को जाएगी। मैं यहाँ पे ये इसलिए लिख रहा हूँ, मतलब मैं जो लिख रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि अगर मेरे को मुझे आगे मौका मिलता है क्लास में तो मैं आपको इसी तरीके से बता सकूँ। और मैं जब यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आप भी एक नोटबुक ऐसे लेके बैठें और उसी वे में लिखें जैसे मैं बता रहा हूँ। ये मेरा मेन पर्पज़ है, ठीक है। इसके बाद दूसरा ये है कि सेटलमेंट ऑफिसर, ठीक है, सेटलमेंट ऑफिसर सेटलमेंट के मैटर्स में, या और कलेक्टर एक्टिंग अंडर सेक्शन 181। सेक्शन 181 में कलेक्टर क्या है, एज ए सेटलमेंट ऑफिसर वर्क करता है, वही बताते हैं 181 में। या कलेक्टर एक्टिंग एज सेटलमेंट ऑफिसर, लिख लो इसको, कलेक्टर एक्टिंग एज सेटलमेंट ऑफिसर। इनकी जो डिसीजन है उसकी अपील जाएगी सेटलमेंट कमिश्नर को, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है, उसकी अपील जाएगी डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड को, इसमें कोई भी टिपिकल कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। और कमिश्नर है ना, कमिश्नर या रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी या सेटलमेंट कमिश्नर की जो डिसीजन है उसका अपील जाएगी बोर्ड को, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इतना सा ही है सेकेंड अपील है, ठीक है। अब फर्स्ट अपील हुई, उसमें जो डिसाइड किया उसकी फर्दर अपील हुई, उसको सेकेंड अपील कहते हैं। सेकेंड अपील से ज़्यादा बड़ी अपील जाती नहीं है, सेकेंड अपील हाईएस्ट अपील होती है, ठीक है। उसके बाद इन मैटर्स को लोग हाई कोर्ट में भी ले जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हाई कोर्ट में ये मैटर जाते नहीं हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जो, वो ही रेवेन्यू मैटर्स के सबसे बड़ी स्टेट की डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है। बस हाई कोर्ट उसको ये बता सकती है कि ये प्रेजुडाइस है, ठीक है, अल्ट्रा वायरस है, ऐसा करके बता सकती है बस, बाकी डिसाइड नहीं कर सकती, है ना। हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं दिया गया है रेवेन्यू मैटर्स में, अपन ने कहीं पे भी हाई कोर्ट नहीं पढ़ा है ना। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाईएस्ट अथॉरिटी है। इसके बाद सेक्शन 77 कहता है नो अपील इन सर्टेन केस, किन किन केसेस में अपील नहीं हो सकती, क्या ये बताता है सेक्शन 77। ये क्या कहता है, पहली बात ये इसमें दिए हैं 4 केसेस, इन 4 केसेस में अपील नहीं होगी किसी भी ऑर्डर की। कोई ऑर्डर कोई कोर्ट करता है तो उसकी अपील इन 4 केसेस में नहीं होगी। कौन कौन से होंगे, फ्रॉम एन ऑर्डर एडमिटिंग एन अपील एंड एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑन ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 5 इंडियन लिमिटेशन एक्ट। इंडियन लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 में प्रॉपर ग्राउंड्स दिए गए हैं ऑन जिनके बिहाफ पे ही किसी एप्लीकेशन की, किसी ऑर्डर की अपील या एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू एक्सेप्ट की जा सकती है, ठीक है। तो उसकी अपील जैसे एक्सेप्ट होगी अगर जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट में जो दे रखा है उसकी अपील रेवेन्यू कोर्ट में नहीं, रेवेन्यू एक्ट में, इस एक्ट में नहीं होगी, उसकी अपील नहीं होगी। दूसरा, फ्रॉम एन ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिवीजन रिव्यू, जिस ऑर्डर को रिव्यू या रिवाइज करने से ही मना कर दिया, ठीक है, एक ऑर्डर हुआ, उस ऑर्डर के रिव्यू के लिए एप्लीकेशन डाली, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, ठीक है,
तो वो अगर रिव्यू के लिए वो रिजेक्ट हो गई है तो उसकी अपील भी नहीं होगी। ठीक है, रिवीजन और रिव्यू के लिए जो रिजेक्ट हो जाता है उसकी, ये सीपीसी में भी प्रोविज़न है, आपने सीपीसी पढ़ी होगी, सीपीसी में भी ये सेम प्रोविज़न है। इट इज़ द रेवेन्यू मैटर्स का प्रोसीजर जो है ये पैरेलल है सिविल मैटर्स के, ठीक है, लगभग पैरेलल मैटर्स चलता है, पैरेलल प्रोसीजर चलता है। फ्रॉम एन ऑर्डर विच इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय द सेट एज फाइनल, जो सेट ने कह दिया कि ये फाइनल है, इसकी अपील होगी नहीं, तो उसकी अपील कैसे होगी? बाय द फ्रॉम एन इंट्रीम ऑर्डर, और एक इंट्रीम ऑर्डर की अपील नहीं होती है। इंट्रीम ऑर्डर आपको पता होगा, जो एक इंट्रीम रिलीफ देने के लिए, ठीक है, उस केस जब तक चल रहा है तब तक वो चलता है, उससे रिलेटेड कोई मामला आता है तो उससे रिलेटेड जो इंट्रीम ऑर्डर दिया जाता है, उसके इंट्रीम ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि रेवेन्यू पे करना है, ठीक है, या बिल्डिंग केस से रिलेटेड बताता हूँ मैं, सिविल मैटर में बताता हूँ। एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन जो है पूरा नहीं किया, अब क्या है, उस बिल्डिंग को गिराने के लिए पहुँच गया और वो कोर्ट में जाता है कि मुझे इंटरिम रिलीफ दिया जाए, एक ऑर्डर इशू करो कि वो वहाँ पे गिराए, तो ये स्टेइंग ऑर्डर दे देगा वहाँ पर, कोर्ट स्टे ऑर्डर कर देता है। जो वो स्टे ऑर्डर जो होता है वो इंटरिम ऑर्डर होता है, जब तक केस डिसाइड नहीं होगा तब तक आप बिल्डिंग नहीं गिराओगे, ठीक है, इंटरिम ऑर्डर है। तो इस तरीके से कोर्ट इंटरिम ऑर्डर दे सकती है, रेवेन्यू मैटर्स में भी इंटरिम ऑर्डर दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो जब तक इंटरिम ऑर्डर होगा उसकी भी अपील नहीं होगी। तो वही 4 केसेस हैं जिनकी अपील नहीं हो सकती है, ठीक है। अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।